देखें, गुलामी वर्ड हैज बीन वेरी ब्रूटली मिसयूज्ड। हम कोई गुलाम हैं? पहले सवाल है ना, आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? मेरे ऊपर ना कोई बाप हो, ना कोई माँ हो, ना कोई सिस्टम में मुझे मशवरा देने वाला हो, ना कोई मुझे रोकने वाला हो, ना मुझे कोई टोकने वाला हो। लिव एंड लेट लिव, मी माई सेल्फ एंड आई। ये गुलामी नहीं है, ये कोई गुलामी का तस्वुर नहीं है, ये एक जाहिलियत का तस्वुर है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि दुखी इंसान के अंदर एनर्जी बहुत होती है कुछ करने की, लेकिन पेन विदाउट अ प्लान इज डिजास्टर। यही किसी हद तक इस अमेज़न के अंदर भी यही हुआ है लोगों के साथ, कि दिखाया बहुत कुछ किया है और सक्सेस स्टोरी का रेट इतना ज्यादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक पीएल लॉन्च किया तो वो पहले दिन ही स्काई रॉकेट आसमानों पे सेल्स लेके आ जाएगा लिस्टिंग्स पे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक नसीब भी है, एक आसमान भी है। एक है जिसके अंदर हायरार्की दिखा के घेरा गया, आपको ग्रोथ दिखा के घेरा गया, आपको दुकान का पोस्टर दिखा के घेरा गया, मंजन दिखा के घेरा गया, और अब आप फंस गए। वही लोग ऐसी जगहों पे हनी ट्रैप्ड होते हैं जिनकी अंदर इतनी लड़ने की एनर्जी नहीं होती। वही लोग ऐसा हल ढूंढ रहे होते हैं जहां पर उन्हें इस तरह का झूठ पिलाया जाए। फंसता ही वो है जो झूठ सुनना चाहता है। अगर एक इंसान को स्टार्टिंग इंटरफेस के ऊपर स्टार्टिंग पे भी नहीं किसी का पता चल रहा कि ये कितने 2 नंबर लोग हैं, तो इस पर तो उफ करना चाहिए अपने माशरे को। लेकिन आप अपने उस फैंटेसाइज वर्जन के ख्वाब में इतने डूबे हुए होते हैं कि आप उसका शर नहीं देखना चाह रहे। ये है गुलामी का स्टार्ट। या यहां से निकलूंगी तो कहां जाऊंगा, या यहां से अनप्लग करूंगा तो क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई सर्वाइवल का। ये लफ्ज वो इस्तेमाल करेंगे अपने माइंड में आपके लिए कि इसकी गैरत स्टैंड नहीं ले रही है आप पर। इनका तरीकेकार ये होता है हर वक्त दिखाना, देखो मेरे इनसे कितने कनेक्शंस हैं। वो हर वक्त दिखाएंगे इतना मेरा इनसे ताल्लुक है, इनसे मेरे इतने कनेक्शंस हैं, मैं ये हूँ। आप अपने माइंड में इतने डर जाओगे, यू विल टेक अ स्टैंड, नहीं हिम्मत होगी आपकी खड़े होने की। ऐसे नहीं निकलना आपने कि कल को आपको रिग्रेट्स हो, मलामत हो आपके सीने के अंदर कि नहीं यार, अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करता तो हुस्न पैदा हो सकता था इसमें। You have to give all what you have. You have to be certain, आपको बहुत यकीन होना चाहिए कि जो मैंने फैसला किया वो ठीक किया। If you're gonna hang the donkey in the well and it's not going inside or outside, ये आपका 20 साल का ट्रॉमा बन जाएगा। या तो अगर आपने देख लिया है ना 1-2 साल की रिलेशनशिप के बाद कि भाई ये मैं कुदरत और अल्लाह पर छोड़ सकती हूँ, ये छोड़ सकता हूँ, ये मुझे नहीं लग रहा ये 8-10 साल के अंदर चेंज होगा, तो आप अपने आप को कंडीशन कर लेते हो यार मैंने इस शर के साथ इस तरह रहना है। शेख साहब, ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मराहिल के अंदर अपनी सफ़र के अंदर हर कोई जो है वो डिसीजन लेता है, फ़ैसले लेता है। कोई सेटल हो जाता है, कोई कहीं अपनी कीमत लगवा देता है, कोई कंफर्ट जोन के अंदर आ जाता है, कोई चैलेंज लेता है, कोई अपने आप को मनवाता है, कहीं पहुंचने की ठान लेता है। लेकिन आज हम जिस चीज़ पे बात करना चाहते हैं वो ये है कि एवरी डिसीजन हैज़ अ कॉस्ट। हर फैसला, जो भी आप ज़िंदगी में जो फैसला लेंगे, चाहे वो आप अपने मिड-20s के अंदर ले लें, मिड-30s के अंदर ले लें, चाहे आप रिश्तों के अंदर फैसला ले लें, चाहे आप घर के अंदर वाइफ के आगे सबमिट कर दें, या माँ के आगे सबमिट कर दें, या बाप के आगे, या ससुराल के आगे, या उसके अलावा बिजनेस के अंदर आप क्लाइंट्स के आगे अपनी बार्गेनिंग पावर लूज कर जाएं, सप्लायर्स के आगे, पॉलिटिकल लेवल पे हो जाए, पॉलिटिकल लेवल पे आप सेटल हो जाएं कि भाई मैं इस जॉनर से बिलोंग करता हूँ, या मैं इसी डगर पे चलूँगा और मैं इतनी आवाज़ उठाऊंगा और इतनी नहीं उठाऊंगा, इसके खिलाफ उठाऊंगा और इसके खिलाफ सेटल हो जाऊंगा। फैसले बज़ाहिर इंसान इसीलिए लेता है कि उसको उस पर सुकून और उसमें आराम और उसमें राहत और उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिट दिख रहा होता है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ, बेनिफिट सबको पता है कि भाई क्या प्रोज हैं हर एक चीज़ के, लेकिन कॉन्स पे बात करना चाहते हैं कि फैसले की कॉस्ट क्या है। मेरे ज़िंदगी का हर फैसला, उसकी कीमत क्या है, वो प्राइस मुझे आज नहीं पे करनी, आज से 10 साल बाद पे करनी है। किस तरीके से ख़रीदा जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने हमें समझाया था कि कोई बाज़ार लगा हुआ और आप बोलते हैं जी अच्छा मैं बिकना चाहता हूँ यहाँ पे आके। हनी ट्रैप्स होते हैं कुछ, कि जिस तरह मक्खियों को बुलाया जाता है, दलदल होते हैं कुछ कि पाँव आपके धंसते चले जाते हैं और फिर आपको पता ही नहीं लगता कि मैंने फैसला कब लिया ज़िंदगी के अंदर। कभी इस तरह होता है बाय फोर्स,
आपको बिकना पड़ता है कि आप भाई, असल में लफ्ज गुलामी से क्यों भाग रहे हैं? टॉपिक इज गुलामी, ओवर टू यू। वेल मतलब इतना घुमा फिरा के जो आ रहा है ना कि फैसले फैसले फैसला इस चीज़ का कि एक आदमी जो है वो एक कंजेशन, एक इम्प्रिजनमेंट से निकलना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अदील, हमें इस पे पहले बात करनी चाहिए कि गुलामी में और नज़्म ज़ब्त में या हायरार्की में कोई फ़र्क है नहीं। डेफिनेटली। मैं अब देखें, गुलामी वर्ड हैज़ बीन वेरी ब्रूटली मिसयूज्ड। हम कोई गुलाम है? हाँ, मतलब ये इससे हट के भी नॉर्मली किसी भी फॉर्मेट के अंदर गुलामी का तसव्वुर ये नहीं है कि हायरार्की नहीं होगी, एक चेन ऑफ कमांड नहीं होगी। या फिर आज़ादी का मतलब रेबेलियस नहीं है हमेशा, कि मैं आज़ाद हूं तो मैं रेबेलियस हूं, मैं बागी हूं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि एक नज़्म ज़ब्त नहीं होगा, एक चेन ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, एक हायरार्की ऑफ कमांड नहीं होगी, पोजिशनिंग नहीं होगी, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा। पहले सवाल है ना, आज़ादी किस चीज़ से चाहिए हमें, या इंसान को अपनी पर्सनल लेवल पे भी आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? मेरे ऊपर ना कोई बाप हो, ना कोई माँ हो, ना कोई सिस्टम में मुझे मशवरा देने वाला हो, ना कोई मुझे रोकने वाला हो, ना मुझे कोई टोकने वाला हो। लिव एंड लेट लिव, मी माई सेल्फ एंड आई, ये गुलामी नहीं है, ये कोई गुलामी का तसव्वुर नहीं है, ये एक जाहिलियत का तसव्वुर है कि वो लोग उमूरुल जाहिलिया में, शेख अब्दुल वहाब रहमुल्लाह अलैह किताबुल जाहिलिया में एक बाब लाए थे कि वन ऑफ द इल्स ऑफ द पीपल ऑफ मक्का एंड द पेगन्स ऑफ मक्का वाज कि वो लोग किसी भी नज़्म ज़ब्त और हायरार्की में आने के कायल ही नहीं थे। इसलिए उनका कोई किंग नहीं था, ना ही उनके ऊपर कोई बादशाहत थी, ना उनके ऊपर कोई रियासत थी। वो अपने ट्राइबल प्रेजुडिसेस के अंदर एक को एक लिमिटेड कंडीशन में बड़ा बनाते थे, चीफ कहते थे उसको। सही। तो उलुल अमर का कॉन्सेप्ट, हाकिम का कॉन्सेप्ट, हाकिमियत का कॉन्सेप्ट, हुकूमत का कॉन्सेप्ट अरबों में था ही नहीं। जिस सेंस में था वो बहुत ट्राइबल और बड़ा है, एक प्रेजुडिस बायस नीश था जिस पर्सपेक्टिव में वो किसी को बड़ा मानते थे। और वो इतना ब्लड बाथ ओरिएंटेड था कि उन्होंने 40-40 साल जंगें लड़ी हैं उस ईगो, ट्राइबल ईगो के पीछे, ट्राइबल बायस के पीछे। तो अगर कोई सेटअप ऑफ हुकूमत, रियासत या कोई स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की होता तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग टर्म्स पर आते, फिर ठीक है, नुकसान नफे की रिसर्च होती वहां पर, बहस होती वहां पर। औस और खजरज हैज बीन फाइटिंग फॉर वॉर्स लाइक फॉर हाउ मेनी इयर्स? 40 years। 40 years औस खजरज का इशू है। 40 years वो उस कबीले का मसला है जिन्होंने ऊंटनी ने दूसरे की टेरिटरी से पानी पी लिया। 40 साल 3 नस्लें आपस में, 2 नस्लें लड़ पड़ी आपस में। ये दिस इज द एब्सेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन हायरार्की। तो खुला खाता था ना वहां पर, आजाद थे ना, इसलिए लड़ रहे थे। वो आजादी नहीं है, इसको उमूरुल जाहिलिया कहा जाता है कि दीज आर द अफेयर्स ऑफ द पीपल ऑफ जाहिलियत, के नो रूल ऑफ लॉ, नो जंगल में सब आजाद होते हैं। जंगल में भी कुछ कानून तो फिर जंगल में भी होगा ना कि भाई इस डोमेन में, वो वहां पर जाते हैं वो एक दूसरे की डोमेन में, तो फिर वो खूनी है, ब्रूटल है। यहां पर तो कहा गया कि अगर आपने तलवार भी उठानी है तो वहां तक लड़ना है जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए। सही है। एक वन गो स्ट्रीक में मारते हुए चले जाना, ये मकसूद नहीं है इस्लाम का। सो मेरे ख्याल से हायरार्की ना होना, आजकल की डिमांड्स कुछ इस तरह की लगती है कि कोई बड़ा ना हो ऊपर, जो एक रिबेलियस कॉन्सेप्ट आप दिए जा रहे हैं, कोई बड़ा ना हो। बच्चा बोल रहा है मैं बाप की, मैं किसी के अंडर नहीं कहा, मैं किसी भी, जिस तरह वेस्ट लेके आया है ना, कि वो कहते हैं उनके फिलोसफर्स, आप 3 लोगों को जो है ना, ठीक 3 एंटिटीज को ठीक कर दें तो इंसान एनलाइटेंड हो जाएगा। सही। एक माँ बाप को, हाँ, दूसरा वो चर्च बोलते हैं, हम मस्जिद चर्च दोनों ले लें, रिलीजियोसिटी यानी चर्च या मस्जिद, और तीसरा स्टेट। इसको आप इस तरह कहते हैं इन तीनों को लगाम दे दो, इंसान आजाद हो जाएगा। इन शॉर्ट आप इसे कहें पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो रियासत होती है, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट जो आलिम दीन होता है, जो इल्मी बेंच होती है, और सोशल इस्टेब्लिशमेंट जो आपकी घर के अंदर बड़े होते हैं, जो आपके सोशल स्ट्रक्चर में जिन्हें बड़ा माना जाता है। तीनों के खिलाफ आप देख लें वेस्टर्न एजेंडा काम कर रहा है। सही है। अगर किसी मुल्क को या किसी इस्लामी मुल्क को कमज़ोर करना होगा ना, तो वो इन जगहों के ऊपर पेनिट्रेशन करेंगे। यही उन्होंने यूरोप में किया, चर्च को वीक किया।
चर्च सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस कराया, फैमिली स्ट्रक्चर बर्बाद किया, आज़ादी के नाम के ऐसे नारे लगाए कि कपड़े, मॉडेस्टी, राय, ओपिनियन, वरना आप 50-60s की ख़वातीन का यूरोप के अंदर भी अगर आप कुछ वीडियोस ऐसी सामने आती हैं कि वो यूरोप की ख़वातीन भी स्लीवलेस क्लोथ्स तक को इमोरलिटी का नाम देती थी. Even in tennis clothes of those ladies at those times who were playing sports was very humble, very modest. अगरचे वो इस्लामी लिहाज से नहीं था, लेकिन आज से कंपेयर किया जाए जो आज फहाशी है उसके मुकाबले में तो, और नन्स का भी पर्सपेक्टिव आप वहां पे देख लें, पूरा हिजाब अगर स्टाइल का कवर्ड है उनका पूरा, तो 100-150 125 साल पहले की मॉडेस्टी की डेफिनेशन देख लें उन्होंने किस तरह बर्बाद की है कि आज तो दे विल ऑलवेज डिस्ट्रॉय द सोशल स्ट्रक्चर कि उसके अंदर इंसान को अपनी विम्स एंड डिज़ायर्स के मुताबिक करने के मुताबिक जो चाहें वो से आज़ाद है. दूसरा बात तो वैसे कहीं और हमने आज करनी होगी, बात हम कहीं और ले गए, ठीक है बात करते हैं. रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट ये है कि भाई ये भी हमें हराम हलाल और मना करने, हमें इंटरप्रेटर नहीं चाहिए अपने और अल्लाह के बीच में. सही है. वी वांट टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड, तो उस पर आपको ये आएगा आप डायरेक्ट कुरान हदीस को खुद पढ़ें. तो इसके ऊपर जो नारा लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा कि ये रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट जो है ना ये आपको ग्रो नहीं करने देगी. सही. और जो घर के लोग हैं वो आपको ग्रो नहीं करने देंगे, वो आपको अपने दकियानूसी कंजर्वेटिव सिस्टम में रखेंगे. और स्टेट जो है आपको वो आपके पर्सनल लेवल के कलेक्टिव राइट्स को कॉन्फिस्केट करेगी और आपको ग्रो नहीं करने देगी. सही. तो इन्हीं तीनों के ऊपर हमला भी किया जाता है और ये तीनों वाकई ही एक फिरौनी इस्टेब्लिशमेंट्स भी बन सकती है. ये भी मैं जुमला कह दूं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी सेंटिमेंट्स यहाँ पर इन सब को छेड़ने के ऊपर किसी के हक में चले जाएंगे और हम फौरन एक कोर्ट में खड़े कर दिए जाएंगे. सही है. इसको हम अवाम की अदालत कहते हैं. सही. तो मैं आपको बता दूं ये तीनों फिरौन भी हो सकते हैं, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट हो, सोशल इस्टेब्लिशमेंट हो या आपकी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो. और ये तीनों जो हैं इनके अंदर एक हो सकता है, दो ठीक हो, दो सही हो सकते हैं, एक खराब हो, ये भी सब्जेक्टिव है. तो पब्लिक को एक जेनेरिकली, वही तो कहता हूं ना, एब्सोल्युटली अगर आप सबको उड़ा देंगे तो भाई कोई भी ऊपर नहीं होना चाहिए. तो ये तो मेरे ख्याल से प्योर जाहिलियत. अगर कोई इंसान समझता है कि ये बेहतर है और इससे बेहतर ये है कि भाई मैं इसको अपने ऊपर लीडर नहीं मानता, मैं इनको लीडर मानता हूँ, ये सेंसिबल है, ये एक्सेप्टेबल है. और इसको ऊपर वालों को भी और सिस्टम को भी समझना चाहिए कि भाई अगर ये मेरी जगह अगर मैं अपने पेरेंट्स की जगह किसी और बड़े को सुन रहा हूँ तो दे शुड डाइजेस्ट इट ना कि आपने ऐसे क्या हालात पैदा किए कि छोटा जो है वो आपको छोड़ के किसी और के पास जा रहा है. तो पहले मैं ये क्लियर कर दूंगा, अगर वो कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, कोई बड़ा ही नहीं है, कोई कवानीन नहीं है, कोई ऐदो पैमान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, ये जाहिलियत है. मगर हर इंसान को हायरार्की हो और ना हो, उसके अंदर अपनी पर्सनल ग्रोथ उसकी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत जगहों के ऊपर इंसान को छोटे छोटे फिरौनों ने आज के दौर में भी और माजी में अपने पंजों के नीचे, अपनी दाढ़ के नीचे गुलाम बनाया हुआ होता है. गुलाम वो होता है कि किसी इंसान के वो पर काट देना जो अल्लाह ने किसी को राइट नहीं दिया, उसकी उस फ्रीडम को जब्त करने का नाम है. यह है गुलामी. जो राइट, जो रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगी हुई या जो कैद उस पर नहीं लगी हुई, वो कैद लगाना उसके ऊपर जो खालिक के कायनात ने कैद नहीं रखी हुई, ये गुलामी है. वो राइट्स कॉन्फिस्केट करना किसी के जो अल्लाह ने उसको दिए में, ये गुलामी है. या वो इज्जत किसी की मजरू करना जो किसी को अल्लाह ने राइट नहीं दिया, ये गुलामी है कि अगर वो उसके नीचे अपने आप के ऊपर मजरू कर रहा है. या वो इज्जत नफ्स उसकी सैबोटाज करना, डिमेन करना, बिलिटल करना, डाउनसाइज करना जो अल्लाह ने किसी को राइट नहीं दिया, ये गुलामी है. और जो इस तरह से जिधर अल्लाह ने उसको हक दिया है एक आजाद एक बेकैद जिंदगी गुजारने का, वो वहां पर उस दाढ़ के नीचे आता है और उस पंजों के नीचे उस बेइज्जती में, उस इज्जत नफ्स के मजरू होने में और अपने हुकूक के सल्ब होने के अंदर रहना पसंद करता है. और इस तरह की, इसको गुलामी कहते हैं, जो असल नज़्मो ज़ब्त का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक इंसान का पर्सनल जुल्म जबर है आपके ऊपर. लेकिन ये तो जुल्म जबर वाली गुलामी और जो है ना वो मास्टरी हो गई. लेकिन
जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इसको खाली ये देख रहे हैं कि भाई बनी इसराइल और फिरौन वाली गुलामी है। हाँ, फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बनाया, उनके हुकूक सल्ब किए। लेकिन ये जितने हुकूक आपने अभी बताई है कि जो अल्लाह ताला ने हुकूक इंसान को दिए हैं, इज्जत के, सोचने के, जिंदगी गुजारने के, राय के, मजहब के, इजहार के, ओपिनियन के, मजहब के, यहाँ पर उस इंसान की बात हो रही है हमारे माशरे में जो इन हुकूक को जाके खुद किसी के कदमों पर रखता है किसी चीज के इवज। सही, इवज तो वो ले चुका है ना। हाँ, ये मत कहें कि किसी ने अपने कोई किसी का गुलाम बना या किसी ने किसी को सबमिट किया जाके तो उसको पर्क्स नहीं मिले। उसके पर्क्स तो मिले उसको। भाई जिस बंदे ने अपने किसी क्लाइंट या सप्लायर या फिर कॉर्पोरेट स्लेवरी भी इसको कहते हैं। भाई अगर उसने अपना 9 to 5 किसी कंपनी के किसी बॉस के नाम किया है तो उसको सैलरी तो मिल रही है ना, उसको पर्क्स तो मिल रहे हैं। हाँ, वो एक रूटीन के अंदर वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो उसका जूस निकाला जा रहा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे राजी है। आज हम वो बात नहीं कर रहे कि बनी इसराइल भागना चाहते हैं। इसका एक तरीकेकार है कि देखें सिस्टम में हर फील्ड में किसी भी जगह पे हो, ये ऐसे कार्निवोरसेस होते हैं जिनको हम अगर साइकोलॉजी की दुनिया में रखें नार्सिज्म भी कह सकते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग भी होते हैं जो लोगों की इस तरह की सबमिशन पर ग्रो करते हैं। सही है, फीड ऑन करते हैं कि लोग हमारे अंडर ही रहें, और उनको बड़ा पुराना तरीकेकार आता है। बड़ा पुराना तरीकेकार आता है लोगों को उनकी अपनी पोटेंसी और पोटेंशियल से नीचे लाने के अंदर, तो कि उसकी जो एक जेन्युइन हुकूक भी है ना, जिंदा रहने के, ग्रो करने के, बढ़ने के, उन्हें उसे बहुत तरीका आता है उसको गुलाम बनाने का, उसे कैद करने का, और उसे अपने माइंड में ही डाउट में डालने का कि मैं बना ही नहीं हूं इसलिए। तो ये कुछ जगहों के ऊपर तो भाई जंगल का कानून होता था, लोग आते थे दूसरी सिविलाइजेशन के लोगों को उठा के ले जाते थे, और वो लाइफ टाइम स्लेवरी होती थी, प्रॉपर स्लेवरी जिसे कहते हैं। और वो इतने साल रहे, जैसे स्याह फार्म लोगों को ये गोरे उठा के ले गए, उनको सिस्टम ऑफ फ्रीडम और वो आज़ादी कि भाई मैं पिंजरों में रह रहा हूँ, एक इंसान पिंजरे में रखा जाता था, वो भूल ही चुके थे कि हम कभी, हमारी नस्लें भी कभी, वो नस्ल वो कहते हैं ना गुलाम इबन गुलाम, वो नस्ल दर नस्ल उसी फॉर्मेट में रहे, वो भूल चुके थे। तो उन्होंने सबसे पहली नस्ल थी, उनके अंदर रिवोल्ट होगा, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म ही कर दिया। तो कहीं पर बड़े कलर्स दिखा के, जो अपने हनी ट्रैप का है, बड़े एक कलर्स दिखाए जाते हैं कि ये पहले आएगा, रुकेगा, ठीक है, हमारी आपस की साइकोलॉजी सिंक करेगी, हम पहले लेयर के ऊपर बहुत अपनाइयत दिखाएंगे, घेरना जिसे कहते हैं। ये इनके पास कोई भी मैजिक ट्रिक हो सकती है जिससे ये आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपने ख़ानदान में, अपने स्ट्रक्चर में। और जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी होगी, या जो नाइव होगा, या जो गलिबल होगा, या किसी भी लेवल के ऊपर उसके अंदर कमी या नक्स होगा कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर, वो इस ट्रैप में, इस जाल में फंसेगा वो। और अक्सर लोग जो फंसते हैं इसके अंदर, वो वही होते हैं जो इंटेलेक्चुअली स्मार्ट नहीं होते या जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते। अभी तो मेरे पास एक ऐसा केस आया हुआ है इतने काबिल शख्सियत का कि वो यूके में बैठ के इतनी काबिलियत है, मगर उनके साथ हैंड हो गया। अगले जो थे वो फंसा गए उनको। तो इसकी नहीं, लेकिन फंसा गए तो हम इसको मैं जितने भी ऐसे केसेस हैं भाई, चाहे रिश्तों के अंदर, देखिए एक तो वो है ना जो देख रहा था कि अब होने लगा, तो देन ही गोज फॉर इट, इस पे मैं बात करूंगा। एक होता है जेन्युइनली ऐसे स्कैमर्स बैठे हुए कि आपको नहीं पता चल रहा होता, आप फंस जाते हो वहां पर। कोई ना कोई लालच तो इधर भी होगी ना भाई। दुनिया में ग्रो करने का किसका शौक नहीं होता। आदमी शादी करता है डेवलपमेंट के लिए करता है ना, आदमी कहीं जॉब करता है डेवलपमेंट के लिए करता है, आदमी अपने सोशल नेटवर्क में ताल्लुकात बनाता है अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए करता है ना। आदमी अपने बिल से बाहर निकलता ही है कि मैं कुछ ग्रो करूं, कुछ कॉन्कर करूं। तो सिस्टम में तो हर नस्ल का बैठा हुआ है ना, तो उसमें ऐसे बैठे होते हैं कि उनका जो फ्रंट आउटले होगा, जो उनका फ्रंट इंटरफेस होगा, वो इतना
खूबसूरत और इनवाइटिंग और वेलकम होगा कि वो आएगा अंदर। तो वो तरीके के साथ उसको लाते हैं, और जब उनका तरीका वारदात ये होता है कि जब उसकी साइकोलॉजी उनकी रहन सहन और फॉर्मेट के अंदर सिंक हो जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीरा लगाते हैं उसको। चेक एंड बैलेंस लेते हैं शिकार करने से पहले कि जानवर जो है वो रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, शिकार जो है वो रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा। तो जब वो छोटी छोटी जगहों पे हिट मारते हैं और देखते हैं कि भाई इसको वो लेट गो नहीं कर पा रहा, तो उनकी साइकोलॉजी, क्योंकि वो पुराने शिकारी हैं, वो आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी 60% साइकोलॉजी पे हम 6-7 महीने पे काबिज हो जाएंगे और ये उन लॉक्स को नहीं तोड़ सकेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली वीक आदमी है, ये नफ्सियाती लिहाज से कमजोर इंसान है। तो अगर कोई फंसता है ना इस मसले के अंदर, तो इसमें शिकारी और शिकारी के जाल की, लोगों और लोगों के पैंतरों की कोई ख़ास बात नहीं है। हमारे माशरे में, हमारे घर गृहस्थी में सिखाया ही नहीं जाता और वो माहौल ही मेंटेन नहीं किया जाता कि जिसमें एक मिसफिट क्रिएट किया जाता है। ये खुद अपने बच्चों को और बंदे के साथ इतनी ज़्यादती करते हैं कि वो अपने घर वालों को और सीनियर बेंचेस के लोगों को बड़ा ही नहीं बनाता। इसलिए उसके कॉन्सेप्ट के अंदर जो एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो मन मौजा, अपनी मर्जी, जिसको ये लोग कभी कहेंगे भी आप भी तो खुद ही का चैलेंज करते हैं किसी को। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि दुखी इंसान के अंदर एनर्जी बहुत होती है कुछ करने की, लेकिन पेन विदाउट अ प्लान इज डिजास्टर। It's eventually more pain. It's more pain. Pain without a plan is actually more pain. Very well said. तो एक तो ये बड़ा फैक्शन है सोसाइटी का कि बची कुची एनर्जी लोगों के, देखें ये जो ट्रैप्स होते हैं ना लोगों को फंसा, एक तो है ना कि आपको बाय फोर्स किसी ने अपने अंडर जो है आपके राइट्स, आपकी फ्रीडम, आपकी ग्रोथ रोकी हुई है, ये डिफरेंट कैटेगरी है, ये तो बहुत जबरियत में आता है। और एक वो है कि इंसान थक हार के कहता है कि भैया मैं अपना आप को बेचता हूं, ठीक है। एक आदमी कहता है कि मैं कुछ साल का स्टे लेना चाहता हूं, तो मैं इस स्ट्रक्चर का पार्ट बन के जीना चाहता हूं। एक वो है कि वो कहता है कि भाई मैं यहां पे अपना ग्रोथ बहुत देख रहा हूं, तो जो मुझसे खून चूसा जा रहा है ना वो उससे बहुत बड़ा है जो मुझे मिल रहा है, तो आगे जब वक्त आएगा तो मैं खुद देखूंगा कि अनप्लग करना है नहीं करना, या यही मुझे मौका। अब आते हैं उनके जो फंसते हैं। मेरा मेन टॉपिक हमेशा वो रहेगा, वो लोग जो मासूम हैं और वो मासूमियत जो है ना वो कमजोरी के दायरे में स्टडी की जाती है। सही। ये वो लोग होते हैं अदील जो अक्सर जो हैं भागे हुए होते हैं, ठुकराए हुए होते हैं, और या ये फैंटेसी में रहने वाले होते हैं, या इनकी सती लाइफ होती है, डेप्थ नहीं होगी, प्रोफाउंडिटी नहीं होगी। और अगर प्रोफाउंड भी होंगे तो एक डायनामिक में होंगे, एक डोमेन में होंगे। 9 फैकल्टीज माइंड की जो होंगी ना वो बिल्कुल कोरी कागज होंगी। वहां वो एक बच्चा होगा 8-9 साल का, जज्बाती होते हैं, और इन्हें ये लग रहा होता है कि ये जहां से भाग के आए होते हैं कि उस जंगल से निकलने के बाद जो है ना आगे इट्स गोना बी वॉक इन अ पार्क, पीज एंड कैरेट्स, यू नो, इट्स गोना बी पीनट्स। और मैं जनरल नहीं कर रहा, माँ बाप से, किसी सिस्टम से, किसी हुकूमत से, किसी सिलसिले से, किसी उस्तादी से निकल के मुझे अब जन्नत मिल जाएगी। सही है। ये लोग होते हैं जो ट्रैप होते हैं हर जगह। डंकी लगाने का आपने कॉन्सेप्ट सुना है, वो जब लगाते हैं तो वो सब्ज बाग का कॉन्सेप्ट आपने जो सुना है, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तो सब्ज बाग जो है ना एक एक्सपीरियंस्ड, एक प्रोसेस, एक ग्राइंड, एक मार खाया हुआ आदमी सब्ज बागों में नहीं बिकता। उसके पास इतना कोलैटरल लॉस हो चुका होता है कि वो एनालाइज, उसको एक एक लफ्ज के पीछे की साइंस पता होती है। इसी को तजर्बा कहते हैं और इसी को बड़े से तजर्बा लेना कहते हैं। ये तो वो होते हैं जिन्हें ऊपर से एक अच्छी दुकान दिखा दें, एक आउटर स्ट्रक्चर दिखा दें, कुछ लफाजी दिखा दें, कुछ अच्छी सी वेबसाइट दिखा दें, या कोई हाउसिंग स्कीम अच्छी सी दिखा दें, ये आ जाएंगे आपके पास। सही है। ये सोच के कि 1 दिन में, 10 दिन में, 5-4 महीनों में मेरी जिंदगी कहीं से कहीं पहुंचेगी, 10 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। आप जो हैं वो, यही किसी हद तक इस अमेज़न के अंदर भी यही हुआ है लोगों के साथ। सही है।
कि दिखाया बहुत कुछ किया है और सक्सेस स्टोरी का रेट इतना ज्यादा नहीं है। सही। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक पीएल लॉन्च किया तो वो पहले दिन ही स्काई रॉकेट आसमानों पे सेल्स लेके आ जाएगा लिस्टिंग्स पे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट टेक्स, एक नसीब भी है, एक आसमान भी है। तो यहां पर इसके अंदर बहुत कैटेगरीज हैं कि इसमें किस नस्ल के कार्निवोर है। इस पे कोई सवाल है तो आप पूछें या मैं कंटिन्यू करूंगा। नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि एक बंदा उसके अंदर जो ट्रैप हो रहा है, एक तो ये ना एब्सोल्यूट लॉस कि भाई गुलामी गुलामी कुछ नहीं मिला। मैं आज जिस पे फोकस करना चाह रहा हूं भाई, आपको मिलेगा, लेकिन जो उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट आप पे करेंगे ना, आप माजी में जाके 10 साल पहले जाके उसको अंडू नहीं कर पाएंगे जो आपने 10 साल पहले फैसला कर लिया था। नहीं, ये तो एक जेहत है कि भाई आपने अपना आप किसी को इस तरह सौंप दिया है कि अब आप ये बहुत सब्जेक्टिव है। सिचुएशन को कुछ स्पेसिफिक आप करेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई देखें, जिंदगी में कहीं वफ़ाउ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमुन के तहत कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर कोई होगा ही होगा। सही है। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है कि दो भी सफ़र में हो तो एक को बड़ा बनाए। तो बड़े बनाने का मतलब ये कि मैं इसकी कमांड और कंट्रोल के अंडर ही हूं, तो ये तो रहेगा सिस्टम में। बात यह है कि भाई आपने अपना आप सौंपना है कहीं, वो सौंपना किसी हायरार्की को एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी की निशानी है, एक स्ट्रक्चर्ड आदमी की निशानी है। मगर आपने सौंपना है तो आपने ये भी देखना है कि 5 साल 10 साल 12 साल बाद मैं भी तो कहीं होगा ना। सही है। तो इसलिए इस्लामिक एम्पायर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि ना ऊपर वाले कभी रेस्ट करता है तो नीचे वालों को वैसे ही जगह मिलती रहेगी। जहां ऊपर वाले ही अपने वर्ल्ड ऑर्डर को रोक देगा तो नीचे वाला तो ऑब्वियसली नीचे वाला एक लेवल पे ग्रो ही नहीं कर सकेगा। बात तो यहां पर यह है कि भाई 8-10 साल के बाद क्या होना है ये तो ठीक है, ये तो प्योर एक ऐसा वो मामला है कि जहां आप देख रहे हैं भाई मैंने लोग देख लिए, मैंने खानदान देख लिया, मैंने ये पूरी नस्ल देख ली है, ये क्या लोग हैं, मैंने इनकी एनाटॉमी देख ली है मैंने पूरे तरीके। ये नहीं बदलेंगे। सही है। यही रहेगा। ये आपका सवाल ये है कि वहां पर एक इंसान क्या पोजीशन है जहां उसको पता है कुछ बदलेगा नहीं, मैंने इसी के साथ रहना है सारी जिंदगी। ये बहुत बड़ा अजाब है, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं तो बात कर रहा हूं जो ये घेरते कैसे हैं, फंसाते कैसे। ठीक है, एक उस पर मैं चाहता था वो भी कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट कि अगर एक आदमी को पता चलता है कि मैं एक ऐसे जगह का पार्ट हूं, एक ऐसी सिस्टम का पार्ट हूं, एक ऐसे जब्त का नज़म का पार्ट हूं जिन्होंने ग्रो ही नहीं करना। सही। और वो चाहते हैं कि मैं भी ग्रो ना करूं, जिन्होंने कभी गद्दी डेलीगेट नहीं करनी। ये गद्दी छीनने लेने की बात नहीं थी। इट्स नॉट द गेम ऑफ थ्रोन्स, इट्स द गेम ऑफ डेलीगेशन। सही है। डेलीगेट ही नहीं करना कभी। एक टाइम के ऊपर उनकी फिजिकल ताकत को एक नया किंग चाहिए होगा, ये नहीं छोड़ेगा। ये जाबर हुकूमतें, जाबर हुक्मरानी है इस घर के अंदर। यहां पर मुझे कभी भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा, ये मुझे कभी भी उड़ने नहीं देंगे, ये कभी मुझे सेंड नहीं करेंगे बाहर के मैं बाहर किसी डिफरेंट डाइवर्सिटी से कुछ सीख के आ जाऊं। ये मुझे अपनी इजहार ख्याल नहीं करने देंगे, ये मुझे अपनी राय नहीं बोलने देंगे। मेरी बेवकूफ़ी को सुनने का इनमें गुर्दा ही नहीं है। और यहाँ है ज़िंदगी सिर्फ चोंबे लगाने का, टिक्चर मारने का, महफिलों में जलील करने का, बातों बातों में हकारत करने का, फीस्टिंग ऑन द वीक वन, और एक इंसान को उसके पोटेंशियल से नीचे गिराने वाली ज़िंदगी में मैं यहाँ फंसूंगा 10 साल में। तो ये इस पे क्या पूछना है तुम्हें? सवाल ये है कि सब लोग तो इससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो अंदर का कंफर्ट जोन होता है जो इंसान को कह रहा होता है रुक जाओ, हो सकता है बदल जाए, हो सकता है हालात तब्दील हो जाएं। इस सिचुएशन में बात करनी, हाँ, इस सिचुएशन में बात करनी है। आधी हमारी कौम का मसला यही है। इसमें डिवोर्स भी हो सकता है, इसमें रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, डिवोर्स का 15 इशू साल है, से लोग वेट कर घर रहे का हैं, इशू है, घर का इशू है, किसी बाप की दुकान पे काम करने का इशू है। बिल्कुल है। एक जगह जॉब करने पे भाई स्विच क्यों नहीं किया तुमने? 10 साल से तुम एक ही जगह पे हो। यू वांट देम टू स्विच, ऑब्वियसली इसी तो अब देखें, एक सिस्टम से निकल सिस्टम में ही जाएगा ना। ये मिजाज भी मैं देखें, आप बैलेंस करें। उन लोगों की तरह बात करना तो हमारा शेवा ही नहीं है जो सिर्फ एक एब्सोल्यूट दिखा के कह देंगे भाई सब कुछ फेंक दो। नहीं, जिंदगी में हर चीज की प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कीमत होती है कि भी किसी भी सिस्टम के अंडर रहने का फायदा तो होगा ना, सिक्योर तो करेगा ना वो आपको। जो आपको दबा के रखेगा या जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा या जिसने आपको अपना पार्ट बनाया हुआ है और आपको शक कर रहा है वहां पर, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो देगा वो।
सो कंफर्ट जोन और कन्वीनियंस हमेशा एक स्ट्रक्चर में होती है, वो आपको सिक्योर करेगा कहीं ना कहीं पर आप, लेकिन नुकसान ये होगा कि अगर तो वो टायरेंट हुआ, जालिम हुआ, इनसिक्योर आदमी हुआ और फिरौनियत हुई उसके अंदर और फीस्टिंग एंड फीडिंग ऑन एज अ ब्लड सकर ऑन पीपल हुआ, नहीं वो तो उसकी बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, वो उसका ख्याल रखेगा, वो नहीं करेगा। वो नहीं है, टायरेंट नहीं है, जालिम नहीं है, वो ये बोलना नहीं चाहता। अगर उसने ये बोल दिया तो उसके गिल्ड को अंदर से उसके अंदर एक इंकलाब खड़ा करना पड़ेगा, एक अनप्लगिंग बगावत करनी पड़ेगी। वो ये बोलना नहीं चाहता। गुलामी अपनाई कैसे जाती है इज नंबर 1, यू कीप टेलिंग योर सेल्फ दिस इज द ओनली ऑप्शन। मैंने आपसे कहा ना, मैं इसलिए हनी ट्रैप वाली बात ला रहा था कि कैसे इंसान गुलाम बनता है किसी भी जगह पर। हायरार्की, नज़्मबद्ध सिस्टम, एक ढांचे में रहने की बात नहीं हो रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 भी होंगे तो एक बड़ा होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा जिसमें ये नहीं है, ये जाहिल है। जाहिलियत इसको कहा गया है सही कि ये जाहिलियत के लोगों का तर्ज अमल था कि वो अपने अंदर कोई ऑर्डर नहीं रखना चाहते थे, बिल्कुल आजाद। ये जंगल का कानून। एक है हायरार्की है और उसके अंदर एक है जिसके अंदर हायरार्की दिखा के घेरा गया, आपको ग्रोथ दिखा के घेरा गया, आपको ख्वाब दिखा के, सपने दिखा के घेरा गया, आपको जो है तरक्की के नाम पर घेरा गया, आपको दुकान का पोस्टर दिखा के घेरा गया, मंजन दिखा के घेरा गया और अब आप फंस गए। तो गुलाम क्यों बनता है एक इंसान? क्योंकि वही लोग ऐसी जगहों पे हनी ट्रैप्ड होते हैं जिनकी अंदर इतनी लड़ने की एनर्जी नहीं होती, टूटे हुए होते हैं, टूटे हुए होंगे, कॉम्प्लेक्स्ड होंगे, उनके अंदर वो मिसफिट्स होंगे, इमोशनल डिसऑर्डर होगा, कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी, कमजोरी। और वही लोग ऐसा हल ढूंढ रहे होते हैं जहां पर उन्हें इस तरह का झूठ पिलाया जाए। फंसता ही वो है जो झूठ सुनना चाहता है, तो वो आ जाता है। तो जो तरीकेकार होता है ना ऐसे लोगों का घेरने का, कि वो सबसे पहले छोटे छोटे लेवल पे टिच टुच करेंगे आपके साथ। जैसे आपने उनका पार्ट बने, आप उनकी सिस्टम का पार्ट बने, आप उनकी फैमिली का पार्ट बने, आप उनकी कंपनी का पार्ट बने, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, या आप उनकी हुकूमत का पार्ट बने। सही। वो आपको पहले ना हल्का हल्का छोटी सी कन्फ्रंटेशन चेक लेंगे आपका, कि गैरत के, एस्टीम के लेवल्स कितने। अगर वो शुरू के अंदर ही हार्ड नॉक देगा उनको, जैसे आप आजकल हार्ड बॉल बहुत खेल रहे हैं ना आदिल भी, माशाल्लाह रन्स भी आप बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं। तो एक बड़ा खतरनाक बॉलर जो आपको इंटिमिडेट, डोमिनेट करना चाह रहा होगा, वो पहले एक आध बाउंसर देगा, मारेगा ना आपको, कि लेट्स सी के ये चढ़ के आता ही नहीं आता। तो अगर आप एक आध बाउंसर के बाद ग्राउंड पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसको बिठाना आसान है। दैट इज वेयर द बॉलर इज ट्राइंग टू फाइंड योर वीकनेस। दिस इज हाउ पीपल, लोग जो हैं वो ऐसे घेरते हैं लोगों को, कि अव्वल तो भाई वो वेलकम का बोर्ड क्रॉस करके अगर आगे आ गए, शिकार आ गए, रॉन्ग टर्न लेके, तो दे विल प्ले विद लिटिल थिंग्स। उसकी एक आध चीज पे मजाक उड़ाएंगे, उसकी पर्सनल किसी बात पर हल्का सा माइनर अटैक करेंगे, लेग पुलिंग के नाम पर, उसके जानबूझ के उसका काम रुकवा देंगे, उसकी फाइल रुकवा देंगे। सब ये खाली गैरत का लिटमस हो रहा है। ये लिटमस चेक हो रहा होता है कि रिटेलिएशन कितनी है, गैरत कितनी है। बड़ा जबरदस्त है। ये सेल्फ एस्टीम के चेक से ही आगे ड्रॉ करेंगे कि इसको गुलाम बनाया जा सकता है या नहीं। अच्छा, फिर इमोशनल चेक लेंगे कि भाई इमोशनल बात करके कितना हाइपर होता है ये। फिर आपकी बात 100% हक पर होगी, जानबूझ के उसकी टांग तोड़ेंगे दलील की। महफिल के अंदर बैठ के, या कहीं आप बैठ के बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली सॉलिड स्टैब्लिश बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बात करेंगे। एक रखा होता है इन्होंने हर जगह के ऊपर जो सिर्फ आपको नलिफाई कर रहा होगा, नहीं ऐसे नहीं, जस्ट टू सी के कितना रिजेंट करते हैं, रिजेंटमेंट कितनी है, परसिवियरेंस कितनी है, स्टीम कितनी है। तो जहां उन्हें वो वीकनेस फील होगी या आपने वहां पे नहीं बॉल उड़ाई। अच्छा, एक समझदार आदमी, ये बड़ा मुश्किल काम है, एक अच्छा स्ट्रक्चर भी यही चेक कर रहा होगा और एक ईवल स्ट्रक्चर भी यही चेक कर रहा होगा। एक अच्छा स्ट्रक्चर भी शुरुआत में आपको दिल नहीं देगा, इतना प्यार देगा, मगर चेक एंड बैलेंस तो लेगा ना। तो अगर पहचानने में गलती होगी कि मैं सही लोगों के पास हूं और वहां पर उसने एटीट्यूड दिखा दिया और मिजाज दिखा दिया और शोल्डर दिखा दिया उसने,
तो उसने एक बहुत अच्छे सिस्टम का पार्ट बनने से इनकार कर दिया। उसकी ग्रोथ जो इस फनल और टनल से बननी थी ना, वो बर्बाद हो जाएगी। नहीं तो आपका क्या वर्डिक्ट है? और अगर वो गलत जगहों के यस ऊपर, कल्चर होना चाहिए या सब्जेक्टिव होना चाहिए? नो कल्चर भी हो सकता है, नो बोल सकते नहीं बोल सकते इब्तिदाई दिनों के अंदर। मेरा मानना ये है कि यहां पर स्पिरिचुअलिटी का बहुत एलिमेंट है। जिस जगह पर मैथ्स काम नहीं करती ना, कभी एक चीज मैं एक्सपीरियंस करके ही जान सकता हूं। शादी ले लें आप, जैसे अल्लाह ने यहां पर ना स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग से ज्यादा ऊपर रखा है। इस्तिखारा, क्या आप अल्लाह से बात करके ना खैर तलब करें, लोग ठीक हैं या नहीं। नंबर 2, अपने सुबह शाम के अस्कार, अल्लाह से ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करके एंटर होना। नंबर 3, उन रूल्स के तहत इंगेजमेंट, लॉज ऑफ इंगेजमेंट वो होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन पहले लॉ ऑफ इंगेजमेंट के ऊपर ही अपने गेस्ट को, अपने एम्प्लॉय को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को पहली इंगेजमेंट में ही अनकंफर्टेबल कर रहा है। हो सकता है वो लोग ठीक हों पीछे से, लेकिन आता ही नहीं है, तमीज ही नहीं आती। या वो टेस्ट कर रहे हो सकता है वो टेस्ट कर रहे हो, लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू हंट पीपल फॉर ग्रोथ, एंड दिस इज नॉट हाउ यू हंट पीपल फॉर प्रेइंग ऑन देम। आप शुरुआत के अंदर नहीं कर सकते ये चीज, इसलिए शुरुआत हमेशा कॉम्प्लिकेशन वाली नहीं हो सकती। दलील, सूरह फातिहा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आगे ही सूरह बकरा कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें डेप्थ है, कॉम्प्लिकेटेड अफेयर्स है ना। प्रीफेस कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता किसी बिगिनिंग का। प्रीफेस तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब वही का सिलसिला शुरू हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, जो दावा किया गया और जो वादा किया गया उसमें वो 2 टोक होने चाहिए स्टार्टिंग में। अगर वो झोल दिखा रहा है, बात घुमा रहा है, मेन कोर वैल्यू पर बात नहीं कर रहा, यू डोंट नीड टू बी देयर, वो जगह ठीक नहीं है। अगर उन्होंने वहां पे कंफ्यूजन रख के टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है, इतना तो पाकिस्तान की कोई इंस्टीट्यूशन भी आपसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं लेगी। ऐसे सवाल पूछ ले आपसे जो तुकी नहीं बनती थी। बेसिक एक टेस्ट लिया जाएगा और उसके अंदर वो आपको ऊपर वालों ने तो साइकोलॉजी का टेस्ट लेना ना, कि भाई साइकोलॉजी कैसी है। जिसने असल तो बात, आप तो उसका केस लड़े हैं जो बाहर से फंसने आ रहा है। तो भाईजान मेरी नजर के अंदर अगर वो ज्यादा कंफ्यूजिंग करें, ज्यादा घुमाएं फिराएं, तो अगर तो उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है और वो दलदल में फंसने के बाद मस्कुलर रिवर्स कर सकता है, ही कैन गो फॉर इट। ये सब्जेक्टिव फतवा है मेरा। अगर उसको पता है कि भाई मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मेरे अंदर वल्नरेबिलिटी है, मैं प्रोन टू इमोशनल हो जाता हूं। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ है दुबई का, 7 to 8 कंपनी ही है स्विच्ड। जब स्टार्ट करते हैं 6 महीने गुजरते हैं, पब्लिक ऑफेंड हो जाती है और ये भी खुद इतना पहुंचाते हैं उनको वहां तक, और जब वो सारा एक ओरा अपनाते हैं इनको मारने वाला, तो ये कहते हैं मैं कन्फ्रंटेशन मारने की हद तक नहीं करूंगा, तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। दिस इज जस्ट अ केस आई एनकाउंटर्ड। तो पहले तो मैं कहता हूं मैं या तो पहुंचाऊं नहीं वहां तक, या तो पहुंचाऊं नहीं अगर मसला ये खड़ा तो। फिर अगर वहां से निकलने के अंदर डिटीरियोरेशन हो रही है तो वो हरकतें मत करे आदमी कि जहां से वो सिस्टम वहां तक पहुंचाए आपको, या आप पहुंचे वहां तक। और अगर पहुंच ही गए हैं तो फिर या तो एक्सेप्ट करके वहां पे आगे ग्रो करें, फिर रिटेलिएशन क्यों आ रही है आपकी। तो अगर स्टार्टिंग के अंदर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि मैं मैनेज नहीं कर सकूंगा, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, डोंट गो देयर, गो फॉर अ सिंपल इंटरफेस। एक सिंप्लिसिटी के लिए कोशिश करें जुड़ने की। जैसे रिश्ता लेने के लिए अगर बैठे में हैं और वो पहले ही इन बात के अंदर 2 फैमिलियों का रिश्ता हो रहा है, चलो अगर हम भी करवा देते हैं कभी कभी, तो मैं समझता हूं अगर पहली बारी के अंदर ही वो ऑड हरकतें कर रहे हैं जो बनता नहीं था, तो नो, वी वोंट टेक द रिस्क। हो सकता था बहुत अच्छी शादी हो जाती, नहीं, वी वोंट टेक द रिस्क। अगर और शादी तो एक आम ऑर्गेनाइजेशन अनप्लगिंग से एक डिफरेंट अनप्लगिंग है, तलाक कोई नॉर्मल तो है नहीं। तो बहरहाल मेरी नजर के अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट में रखी हुई है, आई थिंक ही शुडंट गो फॉर इट। अगर वो नाइव है, नया है, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ही शुड नॉट टेक द रिस्क। अगर वो एक सिंपल इंटरफेस के साथ अट्रैक्ट करते हैं और बहुत सिंपल है, बहुत मॉडेस्ट है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, गो फॉर इट।
इस पे अभी आपने आगे बात करनी है कि अभी भी ऐसी गुलामी नहीं होती कि आपने 2-3 महीने में ही आपके हाथ बांध दिए. दिस हैपेंस नॉट इन 2-3 months. अभी उसने आगे आपको रंग रूप दिखाने हैं जहां से आप आइडिया ले लेंगे कि आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन. अनप्लगिंग हो सकती थी. अब अगर इस एंड से बात करें, एक बंदे के एंड की, भाई आप क्या प्रमोट करते हैं या किस चीज को सही कहते हैं? ऑब्वियसली सब्जेक्टिव ही आंसर होगा, लेकिन उस पर नहीं, आप पूछे, मैं दूंगा सब्जेक्टिव जवाब दें. मैंने आपसे कहा ना, अगर मेंटल मसल स्ट्रांग है तो रिस्क ले लें, मेंटल मसल स्ट्रांग नहीं है तो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लिकेशन के बीच में. ओके, सिंप्लिसिटी कुड बी एक जगह पे मुझे पता है काम गलत हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा, आप विसल ब्लोअर को प्रमोट करेंगे या यस वाले को आप बोलेंगे अभी गुजरो? अब वो सिंप्लिसिटी ये है कि यार मेरा डोमेन नहीं है, होने दो, बहुत अरसे से हो रहा है, कहानी आगे चलाओ. विसल ब्लोअर इज नो, आई टेक अ स्टैंड, वो मेरी आजादी है, मेरा राइट है. नहीं, अभी तो अंदर आ गया ना वो. हाँ, अभी फिर आप अगेन यू वांट एन आंसर विदाउट यू आर इग्नोरिंग द प्रोसीजर. अदील यार, अब वो आगे मैंने आपसे कहा ना, वो लिटमस चेक लेंगे. अगर एक इंसान को स्टार्टिंग इंटरफेस के ऊपर स्टार्टिंग पे भी नहीं किसी का पता चल रहा कि ये कितने 2 नंबर लोग हैं, तो इस पर तो उफ करना चाहिए अपने माशरे को. एंट्री हो गई, ताल्लुक कायम हो गया, शादी हो गई, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज कर दिया, अकद कर दिया, बैक कर ली, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, पार्टी ज्वाइन कर ली. अब आप जा रहे हैं, अब भी आपको कुछ चीजें ऑड नहीं लग रही, तो ये किस तरह का माशरा तश्कील किया आपने कि आपका स्पिरिचुअल ऑरा भी आपको कुछ नहीं कह रहा कि मैं सही जगह पर नहीं हूं. आपको लोगों की स्पिरिचुअल प्रेजेंस से भी फील नहीं हो रहा कि ये लोग ठीक नहीं है. आपको इंट्यूशन, ख्वाब भी नहीं आ रहे, आपको फील भी नहीं आ रही आपको कि ये तरीकेकार नहीं है. मैंने जितने केसेस भी सॉल्व किए ना आज तक, मैरिज स्लेवरी जिसे हम कहते हैं, उसमें वो यही कहते हैं मुझसे, असल में अक्सर लोग हमसे राय लेते हैं फैसला लेने से पहले, चाहे वो तलाक की हो या निभाने की हो. शेख साहब, शुड आई गो फॉर इट और नॉट? मैं ऐसे कहता हूं, तुझे पहली दफा में फील नहीं आई थी कि ये ठीक नहीं है? तो वो बड़ा जानवर, बड़ा शिकार, बड़ा चक पहली दफा नहीं मारता, या छोटा जानवर पहला चक नहीं मारता. तो बहुत पावर में होगा तो करेगा. केस एक दिन में नहीं बिगड़ा होता. एक दिन में केस नहीं बिगड़ा. उसने आपको साइंस दिए होंगे कि आई एम हंग्री, आई विल फीड ऑन यू, आई विल डिस्ट्रॉय यू. लेकिन आप अपने उस फैंटेसाइज वर्जन के ख्वाब में इतने डूबे हुए होते हैं कि आप उसका शर नहीं देखना चाह रहे होते. दैट्स ये है गुलामी का स्टार्ट, कि आप एक झूठ में इतना बिलीव करते हैं, आप अपने झूठ में इतना बिलीव करते हैं, आप अपनी बोंगियों में इतना बिलीव करते हैं, आप अपनी नॉन विसल ब्लोइंग एटीट्यूड में इतना बिलीव करते हैं कि आप कहते हैं नो 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 नो, यहां से जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, या यहां से निकलूंगी तो कहां जाऊंगी, या यहां से अनप्लग करूंगा तो क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई सर्वाइवल का. तो दैट्स व्हाई यू कीप इग्नोरिंग इट. और वो देख रहे होते हैं ये बगैरत है, मिल रही बगैरत है, और करने की शय मिल रही, बगैरत है. ये लफ्ज वो इस्तेमाल करेंगे अपने माइंड में आपके लिए कि इसकी गैरत स्टैंड नहीं ले रही यहां पर. दैट मीन्स, जैसे मैं आपसे बता रहा हूं ना, अभी का रिसेंट एक केस, एक आदमी को उसकी इतनी गलत हरकत थी, हमने निकालना था, सारा प्रोसीजर कर लिया, सारा हिसाब किताब कर लिया, सबको बिठा लिया कि इसको फायर करना है. तो उसको स्टेज तक लेके गए जहां उसका कलेजा फट गया. जब हमने उसको नहीं निकाला और फिर 2 दिन के बाद उसके साथ नॉर्मलाइज हो गया, क्या मतलब लेगा वो इसका? ये नहीं निकालेंगे. तो जो मैं करता आ रहा हूं, अब मैं डबल स्ट्रेंथ से करूंगा, सुपर बगैरत, क्योंकि ये नहीं निकालेंगे. तो ये ऑन एंड ऑफ दोनों चलता रहता था. अब यहां पर जब वो फंसेगा और एनर्जी नहीं होगी निकलने की, तो ये खौफ, ये डर, फिर उनके पास भी बड़ा तरीकेकार होता है अगले को मैनिपुलेट करके ये डॉक्ट्रिनाइज करने का, इंडॉक्ट्रिनाइज करने का, कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम नहीं कर सकोगे, हम हैं सब कुछ. इनका तरीकेकार ही होता है हर वक्त दिखाना, देखो मेरे इनसे कितने कनेक्शंस हैं. वो हर वक्त दिखाएंगे इतना मेरा इनसे ताल्लुक है, इनसे मेरे इतने कनेक्शंस हैं, मैं ये हूं. आप अपने माइंड में इतने डर जाओगे, यू वोंट टेक अ स्टैंड, नहीं हिम्मत होगी आपकी खड़े होने की. नेक्स्ट क्वेश्चन. वो मैं दोबारा उसी पे आऊंगा कि आप किस स्ट्रैटेजी को या किस जानरे को प्रमोट करते हैं. ऑब्वियसली कि मैं गुजार लो
या फिर विसल ब्लोअर बनो। मैं इस जॉनरे को प्रमोट करता हूं कि वो एक दिन खुद मौका देगा। गैरत अगर है भी ना, तब भी मैं अनप्लग करने का नहीं कहूंगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि वो किस हद तक गिरेगा पहले, क्योंकि अनप्लगिंग का सबसे बड़ा रूल क्या है? अगर आपने विसल ब्लो करनी है और एक गुलामी से आज़ाद होना है, एक सिस्टम को छोड़ना है, एक स्ट्रक्चर को छोड़ना है, या सर उठाना है, या रेबेलियन करना है, या आप कहते हैं कि नहीं मैं अपनी बनाऊंगा, तो उसका पहला रूल है सर्टेनिटी। अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, सॉलिड बुनियाद नहीं है अलहदा होने की, तो याद रखिएगा आगे का गिल्ट, आगे का शक, ये जो आज आपका जो कल माजी बनने लगेगा, इसका डाउट, पूरी क्लीन आपको प्योर 100 मार्क्स लेके या 80 मार्क्स लेके निकलने हैं कि ये गलत था, मैं गलत नहीं था। तो अनप्लगिंग का इसलिए तो अल्लाह कहता है तलाक मेरे नजदीक सबसे हलाल में से सबसे बुरी चीज इसलिए। तो इस आर यू सर्टेन? क्योंकि आगे जब आपका नए रास्ते में नए ऑप्शंस में रास्ते रुकेंगे या अपनी खुदी की तलाश में रास्ते रुकेंगे, टाइम लगेगा, अंधेरे आएंगे, वक्त लगेगा, सब्र आएगा, कोई हाथ नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोल्ड शोल्डर होंगे, दुनिया आपके अपने आप को जलील कर रहे होंगे कि क्या बेटा कर लेते, क्या जरूरत थी सही ये सब करने की। वॉट कीप्स यू गोइंग ऑन इज योर बिलीफ सिस्टम, योर बिलीफ स्ट्रक्चर, आपका अपना ईमान, आपका अपना तवक्कुल, आपका अपना अकीदा। तो ऐसे नहीं निकलना आपने कि कल को आपको रिग्रेट्स हो, मलामत हो आपके सीने के अंदर कि नहीं यार अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करता तो हुसन पैदा हो सकता था इसमें। यू हैव टू गिव ऑल व्हाट यू हैव टू बी सर्टेन। आपको बहुत यकीन होना चाहिए कि जो मैंने फैसला किया वो ठीक किया। लेकिन ये नेसेसिटी जो है जिसकी वजह से मैं रुक रहा हूँ, या कमजोरी है मेरी, या मेरे कन्वेक्शन इतनी नहीं है मेरे अंदर, इसकी सफोकेशन के साथ क्या करूं? फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के तहत एक उसूल है कुरान के अंदर। अब देखें, ख्वाबों में या अपने फारिग लेजर टाइम में सोचना कि मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ, कोई बुरा नहीं है। इंसान की सोच पे कोई टैक्सेशन नहीं है, वो अपने माइंड में किंग बन जाए। लेकिन जो कॉस्ट और जो प्रेशर और जो स्ट्रेस और जो थ्रेट और जो इनकाउंटर्स हैं इस जिंदगी पे चलने के, उसके साथ जीने का जो वेटेज है, उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते आप एक सिस्टम के अंदर अगर आपकी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी भी, एक सेंस की, एक लेवल का आपको सुकून है, हार्ड वर्क से बचे हुए, अकेले घर बना के जंगल में अकेले रहने के बजाय अगर आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन के रह रहे हैं और कम्युनिटी में आपकी लिमिटेशंस आएंगी अपनी, तो आप इसको क्यों नहीं कर रहे कि उधर टोल बहुत है। हर आदमी अगर हर बंदा अगर टोल लेने वाला होता तो फिर सारे ही बादशाह होते। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि पावर और इंडिपेंडेंस और आजादी का एक टोल है, टोल है, उस टोल के अंदर आपकी नींदें हराम होती हैं, आपने लीडरशिप का एक टोल है भाई। एक लीडरशिप का, आजादी का एक टोल है, लेकिन मोहताजगी का भी एक टोल है। मोहताजगी का टोल ये होगा कि गैरत, जो देखें अब एक टोल है जो मैं चाहता हूं आप दोनों को ना साथ कंपेयर करें। देखें दोनों दिल है, अला वहियल क़ल्ब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो दिल है। हबशा जब आपने हिजरत करवाया पहले मुसलमानों को, क्या वहां पर नेगेस के सिस्टम के अंडर नहीं रहना था? हुदूद और क्यूद तो होंगी ना। खुद भी जब खुद हिजरत की आपने सेकंड टाइम, और जब दूसरों से बात की थी जिसमें गजरफान है और दूसरे ट्राइब्स हैं, तो उन्होंने भी प्लेट में तो नहीं रख के दिया था, शराइत रखी सबने कि हमें कुछ ये दे दें, कुछ वहां दे दें। औस एंड खजरज भी आपको जो लेके आए थे, तो उधर भी मदीना कोई इट वॉज नॉट अ वॉक इन अप, उधर यहूदी थे, ट्रेडर्स थे, उधर पूरी मार्केट्स थी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो एक हब था, आपस में जंगी थी, आपस में सिविल वॉर था, और वो ये ट्रबल्स और चैलेंजेस तो वहां भी आए थे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर इसलिए चूज किया क्योंकि उस वक्त मेजर जो गन फायर था वो आपके हाथ में था। लेकिन ये कहना कि मदीने में एब्सोल्यूट 100% आप लोग स्टैब्लिश थे, नो, अंडर आर्टरीज और वेन्स के अंदर तो उनकी हुकूमतें चल रही थी ना, मुनाफिकीन थे, चला रहे थे ना स्ट्रक्चर। आप 100% तो स्टैब्लिश नहीं हुए थे। इतने में ही आपका अभी कुछ अरसा गुजरा नहीं था, पहली थ्रेड खड़ी हो गई आपकी, बदर हो गई। तो देखें, एक इस्लाम हमेशा ऑप्शंस निकालेगा, रास्ता के पानी रास्ता बनाता रहे,
और अगर एक जगह पर एक चीज नहीं अचीव हो सकती तो कुछ अचीव करके वहां पे रह ले, मेजर गुड देखा जाएगा और माइनर लॉस वहां पर बर्दाश्त कर लिया जाएगा। तो वहां आपने हबशा भेज दिया कि भाई इस टाइम पर तो वो भी मिल जाए, बड़ी बात है कि यहां तो सांस नहीं लेने दे रही है मक्के के अंदर। उस टाइम पे एक ऑटोनोमस स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भाई ये भी हम बनाएंगे। रसूल सल्लम को ऊपर से हुक्म भी नहीं आया हुआ था कि आप ऐसी जगह पर जाएं जहां आप पर 70% आपके पास पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। मक्के में तो बिल्कुल भी नहीं थी, और हबशा के अंदर जो थी उसमें 30% कुछ फ्रीडम मिला होगा। इसी तरीके से चल रहा होता है ना हिसाब किताब। सो पॉइंट यहां पर यह है अंडर दैट क्वेश्चन कि अब ये बात बहुत मुश्किल है समझना। वही बात जितनी मुश्किल है ना कि एक हायरार्की के अंदर आना भी नफ्स को बुरा लगता है। सही। और इस हायरार्की को तोड़ने वाले के बारे में अमराजुल कुलूब, गौर से सुनिए, मेरे जितनी भी ऑडियंस सुन रही है समझे, अमराजुल कुलूब एक चैप्टर है जो अक्सर दिल के डॉक्टर्स जो इस्लाम में गुजरे हैं उनकी किताबों में मिलेगा आपको। इमाम गजाली की किताबों में भी मिलेगा रहमुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया वगैरह। यू विल फाइंड दीज ग्रेट जाइंट्स कि वो हमेशा बाब लाते हैं असारुल मासी अलल कुलूब व अलल अजसाम और असारुल मासी और अमराजुल कुलूब। ये सारे चैप्टर्स हैं। दिल के मर्ज में से एक मर्ज है हुब्बुल उलूफ, द लव ऑफ डोमिनेंस। सही। कि मैं बड़ा चौधरी बन जाऊं, मैं बड़ा स्टेट्समैन बन जाऊं, यहां पर मैं आ जाऊं सबके ऊपर। ये उस बीमारी, ये इसको उसके खिलाफ बोला जाता है कि भाई मैं एक नज्म ज़ब्त और हायरार्की में नहीं रह सकता। तो शरीयत ने आके तरबियत की इंसान की कि ये बगैरती नहीं है और गैरत का कत्ल नहीं है किसी को बड़ा मानना। सही है। नफ्स इसका टोल लेगा, नफ्स इसका टोल लेगा कि मैं कुछ चाह रहा हूं और आप कुछ चाह रहे हैं और मेरी बात रहेगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि ये मेरा हुक्म है। उमर रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि रोमन एम्पायर के खिलाफ ये काफिला मत बेचो अबू बकर, मत भेजो, सिस्टम में लोकल रिवोल्ट हो रही है। अबू बकर ने कहा भेड़िए भी अगर हमारे इलाके के लोगों को खींच के ले जाए ना मदीने के, दांतों और क्लॉथ से लेके, मेरे नबी ने मुझे कहा था आई विल नॉट स्टॉप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा, पीरियड। हजरत उमर को बैक ऑफ होना पड़ा उसके अंदर। सेम हैपेंड हुदैबिया के वक्त। हजरत उमर कह रहे नो, विल गिव देम अ हार्ड नॉक हियर। नबी अकरम ने कहा नो, 10 साल का सीज फायर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। वो ईमान वाला ही नहीं है जब तक कि वो इस बात की टेस्टिफिकेशन और परफॉर्मेंस ना दे दे कि जो नबी फैसला सुना दें वो सबसे बालातर हो, फिर वो उससे राजी भी हो और खुले दिल से उसे तस्लीम भी करता और खुश हो जो नबी ने फैसला सुनाया, और दिल में इवज और टेढ़ बनना है, ये नफ्स पे भारी नहीं है। तो ट्रेनिंग द हार्ट एंड द माइंड, किसी बड़े को एक्सेप्ट करने के ना उस पे नफ्स पे टोल आता है। इसी टोल की कैटेगरी की एक कैटेगरी वहां पे चाहती है कि जहां पर गलत हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, जबर हो रहा हो और आपकी पर्सनल ग्रोथ को सैबोटाज किया जा रहा हो, तो क्या यहां पर भी उसी नेचर का टोल लेना जस्टिफाइड है या नहीं? तो मैं यहां पर कहूंगा अगर एक आदमी किसी सिस्टम में या किसी स्ट्रक्चर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी खानदान में या किसी मिजाज के अंदर डिसाइड करता है कि भाई मैं नहीं सर उठा सकता, मैं नहीं बगावत कर सकता, टोल बहुत ज्यादा है, थकन बहुत है, हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है या सपोर्ट नहीं है या डर बहुत है, तो ये कन्वीनियंसेस ये सब के टोल होंगे। ये सब टोल हैं, ये सब बोझ हैं जो लेना पड़ेगा। अगर वो कहता है मैं इतना बोझ नहीं ले सकता तो फिर ये सब इसके ऊपर नहीं आएगा, मगर वो गैरत जो वहां पर दम तोड़ेगी वो टोल लेना पड़ेगा आपको। उसका क्या आसार होंगे? उसके आसार ये होंगे कि आपकी अगर मर्द है तो आपकी इनर मैनहुड, आपकी मर्दानगी चैलेंज होगी। आपको एक रोज मौत देखनी पड़ेगी, अपने पोटेंशियल की मौत देखनी होगी, अपनी अपॉर्चुनिटीज की मौत देखनी होगी, अपनी फ्रीडम की मौत देखनी होगी, अपनी आजादी की मौत देखनी होगी, डिसीजन पावर खुद लेने की, डिसीजन लेने की पावर की मौत देखनी होगी, आपको उस फ्री एयर की मौत देखनी होगी कि जहां मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, जहां मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा मुझे,
मेरे फैसले मेरे, मेरा नुकसान मेरा, मेरा नफा मेरा। ये मौत देखनी पड़ेगी आपको उस कन्वीनियंस में जहां आप जंगल के अंदर अकेला अपना किला नहीं मनवाने जाते। तो मगर फायदा क्या है कि आप पे वो टोल नहीं होगा, आप एक प्रोटेक्टेड सोसाइटी के अंदर खून दे रहे होंगे अपना, कुछ ना कुछ तो बचाएंगे ना वो आपका। एक जालिमाना सिस्टम भी कुछ ना कुछ तो देता है आपको। तो इफ यू स्टे देयर और एक जगह के ऊपर आप जेन्युइनली नहीं सर उठा सकते, जैसे फिरौन के दौर के अंदर एक मोमिन था, सूरह मोमिन नाजिल हो गई उसके ऊपर, उसने अपना ईमान छुपा के रखा। वो एक आदमी इस्लाम लेके आ गया बाय द विल ऑफ अल्लाह, वो नहीं कुछ कर सकता था, उसने अपने अंदर छुपा के रखा और वो उस जहरीले गंदे शिरकिया निज़ाम के अंदर खामोशी से बैठा रहा कि भाई अल्लाह ताला एक हेल्प भेजेंगे, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं अकेला कर सकता। इसी तरीके से रुखसत का कॉन्सेप्ट भी आता है आपके यहाँ कि भाई सारे सिस्टम ने जो है वो अहमद बिन हम्बल को कहा, सिस्टम हो गया कुरान इज द क्रिएशन ऑफ गॉड बट नॉट द सिफत, नॉट द एट्रीब्यूट। सब ने खामोशी ली, उस सिफत को मारा ना अपनी सर उठाने वाली, अहमद बिन हम्बल ने जेल काटी। सो इट इज सब्जेक्टिव टू द पर्सनल करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अगर झुक गया तो इसके बाद तो हिस्ट्री में नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये उस टाइम के सब्जेक्टिव फैसले होते हैं कि मैं इसलिए नहीं पीछे हट सकता क्योंकि ताल्लुक बिल्लाह भी होता है और तारीख में मेरे अगर अहमद बिन हम्बल सर झुका देते तो खल्के कुरान के ऊपर इशू ही खत्म हो जाता सारा। अक्सर लोग कहते हैं कि गैरत ने मरवा दिया मुझे, यानी सेल्फ एस्टीम या इंटेग्रिटी के आपने यहाँ पे डिटेल समझ ली फिर से जी। एक तो वो है जो कहेगा नहीं भाई मौत गवारा है, मैं नहीं ऐसे जी सकता। सही है। कुछ लोगों का ये डीएनए, मतलब कुछ लोगों का ये पीछे से ही आ रहा होता है। सही है। भाई बाप भी गुलाम नहीं था, दादा भी गुलाम नहीं था, तो वो भी नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं उन्हें उस्तादों ने ट्रेन कर दिया होता है या हालातों ने ट्रेन कर दिया होता है, वो इतने अच्छे पावरफुल बैकग्राउंड्स के नहीं आए होते, लेकिन उनका मिजाज बन जाता है नहीं भाई मैं थल्ले नहीं लग सकता, कुछ भी हो जाए। सही है। आई वॉन्ट दैट एलिमेंट ऑफ माई लाइफ, मैं उसका टोल ले लूंगा, मैं वो टोल ले लूंगा, लेकिन मैं ये घुट घुट के मरने वाला टोल नहीं ले सकता। सही है। ये मौत है मेरी, वो उसको मौत समझते हैं और उस टोल को कहते हैं वो है। इसकी मतलब आप इस्लाम के अंदर भी तफरीक देखें ना, क्योंकि इस्लाम ने ये शर्त लगाई है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वुसअत इस्लाम कैपेसिटी सामने रख के कहता है कि फैसला तुम्हारा है। तो उसके बाद फिर वो वाली पार्टी आती है जो फ्रंट में नहीं दिखना चाहती कहीं पर भी, तो ये रहते हैं मगर ये पीछे ही होते हैं, ये मुनाफिक नहीं होते। सही। बस वो कहते हैं कि ज्यादा हमारी इंगेजमेंट ही नहीं है, जितना करीब दिखेंगे, जितना शाह के करीब दिखेंगे उतना गोली हम पर भी चल जाएगी। सही। दे स्टे देयर, डू देयर वर्क एंड स्टिल उनकी इंगेजमेंट ही इतनी ज्यादा नहीं होती, वो पॉपुलैरिटी और अपर सीट्स की तरफ होते ही नहीं है कि जहां उनको ये बॉदर कर रहा हो कि मेरा हक मारा जा रहा है। सही। उन्होंने एक जनरल स्लेवरी एक्सेप्ट कर ली होती, कहीं मौका मिलता है तो इधर भी दिख जाते हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी बनाई होती है, उसके अंदर वो खुश होते उन्होंने उनका फरीजा ही यही है और उनका मनहज ही यही है कि मैंने ग्रो नहीं करना। सही है। वो ग्रोथ पे बात हो रही है कि उठ जाएंगे वहां से। सही। क्योंकि फिर उनको अपने आप को ना फंक्शन करना पड़ता है कि भाई जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये दर्स आ गया, अब मेरा मनहज जो है ना वो मेरा मनहज चैलेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर इनकी बात सुन ली ना तो वो पूरा स्ट्रक्चर मैं इतने बड़े निजाम को नहीं ना कर सकता। सही है। फिर उसके बाद वो हैं जो चाहते थे मगर इतनी गलतियां करके अंदर आ चुके हैं कि एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, वो कर ही नहीं सकता, कमजोरियां बहुत दी हुई हैं उसमें। सही। वो उसे साइकोलॉजिकली इतना मार देंगे कि वो जा ही नहीं सकेगा, वो दम तोड़ देगा, वो बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर सकता। और फिर उसके बाद वो हैं जो डेफिनेटली उस स्लेवरी को फिर जस्टिफाई करने की जंग लड़ते हैं। ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, तुम लोग जितने भी हो ना तुम सबको लटका देना चाहिए। तुम लोग इंतशार वाले हो। तो सबसे बड़े गुलाम ही सबसे बड़े गैरतमंदों को मारने आते हैं। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। सबसे बड़ा गुलाम ही, सबसे लॉयल गुलाम, सबसे बड़े लॉयल फ्रीलांसर को मारने आएगा। लेकिन इसके अंदर इस पूरे प्रोसेस में हर चीज सही गलत को नहीं कहा जाता, कहीं कहीं पर उस खामोशी और उस बर्दाश्त की शरीयत भी एक वैल्यू करती है कि अभी यहां पर ये काम जिस आजादी के लिए तुम कर रहे हो उससे ज्यादा फसाद क्रिएट कर देगी अगर तुमने तो गैरत को रखो, गैरत को जिंदा रखा है, बचा के रखा है। वर्का बिन नौफल ने कहा था ना अम्मा खतीजा को कि अगर मैं हुआ उस टाइम पर जब इन्हें घर से दरबदर किया जाएगा, जलावतन किया जाएगा, तो मैं इनका साथ दूंगा। बट ही डिडंट डू एनीथिंग एट दैट टाइम
एंड ही डाइड। लेकिन दिल में नीयत थी कि अगर वो दिन देखे गए तो मैं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कितने साल नमाज पढ़ी, काबे के अंदर बुत लेकिन मौजूद अगर आप थे। इसको इतने टोटलिटरियन इमेज में ना भी देखें ना, क्योंकि यू विल फील इट्स, एक औरत अपनी अपनी गैरत हम तो विसल ब्लोअर हैं, गैरत तो कॉम्प्रोमाइज हम नहीं तो कर। विसल ब्लोअर हैं, तो हमें वो दूसरी वाली तो समझ आती ही नहीं है ना। लेकिन मैं उनके साइड से भी बोलता हूँ हमेशा, मुझे तो आई फेल्ट इट, आई स्टूड अगेंस्ट कहीं इट। कहीं आहिस्ता बजानी पड़ेगी सीटी, हाँ, कहीं कहीं वैसे आहिस्ता से ब्लो करनी पड़ेगी। हालात हैं, सारी चीजें हैं, हमें इंसान तो है। लगता नहीं है कि मिजाज नहीं है, मतलब एक मुश्किल है काम। नहीं, डिप्लोमेटिकली स्ट्रैटेजिकली एक बंदा जो है वो रुक जाए, सब्र कर जाए, उसको क्या गुलामी बोलेंगे? एक औरत शादी बचाने की कोशिश कर रही है मर्द जालिम, 3 बच्चों की खातिर। शुरुआत भी नहीं दिखा, 10 साल गुजार लिए उसने। अभी तो मेरे पास एक केस आया, तो उसने 22 साल क्वेश्चन ही नहीं उठाया। 22 years द क्वेश्चन वॉज नेवर इन्वाइटेड इन हर हार्ट कि यह आदमी ठीक नहीं है। और जो मेरा लॉस हो गया ना इसके साथ रहने का, वो मैंने उस शेख साहब की तकरीर सुनी है ना, उसके बाद मेरा गैरत जाग गई। अच्छा, मुझे इस पर भी बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे लेक्चर जो ना अब कुछ ऐसा हिला जाते हैं कि मैं कहता हूँ यार मुझे भाई अब इतनी जिंदगी गुजर गई है, मैं 50+ के आदमी को तो नहीं गाइड करूंगा ये कि सही है, तू अनप्लग कर ले। नया स्टार्ट लो। तब कहाँ वो जवानी की उम्र थी, एनर्जी थी, ताकत थी, दिमाग था, आग थी, गम था, दुख था, जख्म थे, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सर उठाने के लिए। अब तो सब बुझ गया होगा, अब तो ना वो वक्त है, ना वो जख्म हो गए, ना उसका जुल्म भी वैसा नहीं होगा। सो बट स्टिल इट पीपल दे डिसाइड टू गो फॉर इट कि नहीं। तो मैं तो यही समझता हूं कि मौत है ये वैसे, बाकी अच्छा, हाँ मौत है ये। एक आदमी की मौत होती है कि वो सारे एंगल्स पे ग्रो करके खुशहाल हो सकता था, और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर फीड ऑन किया लोगों ने, मजाक उड़ाया, उसको जलील किया, उसको नीचा दिखाया, उसको बराबर नहीं बैठने दिया, कभी उसको मेंटली बराबर नहीं आने दिया। उसने जिस दिन अच्छी का कोई नेक काम किया उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसे एक्नॉलेज नहीं किया, उसे उड़ने नहीं दिया। वेरी रॉन्ग यार। ये बताएं टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप क्या होने चाहिए फिर हायरार्की के अंदर? अब आप सिस्टम में आ रहे हो। हाँ, सिस्टम के अंदर मैं समझता हूं होप एंड फियर दोनों चलना चाहिए, कि जो बड़े वालों के लिए, नीचे वालों के लिए, दोनों के लिए। अब नीचे वालों की बात कर रहे हैं कि भाई टर्म्स ऑफ, वो क्या टर्म्स होनी चाहिए जिसमें लव ना ये गुलामी भी ना कहलाए Love. और बगावत भी ना कहलाए। लव अ लॉट ऑफ लव, मोहब्बत पे रिश्ते वेरी चलेंगे। मच मोहब्बत है जो उस साइकोलॉजी को ना गुलामी नहीं बनने देगी या गुलामी फील नहीं होने देगी। अगर वो कमांड देखें, अंडर द कमांड और अंडर द कंट्रोल होने का मतलब गुलामी नहीं होती, मगर एक का तो नफ्स वहां पर बंद हो रहा होगा ना। प्यार, मोहब्बत, लव, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक माइनर लेवल का गिला रखा गया कि पैसा सारा आपने उनको दे दिया, हमने आपको घर दिया जो, तो ही सेड यू आर हैविंग मी, व्हाट एल्स डू यू वांट, इट्स लव। तो अगर एक हायरार्की, एक सिस्टम अपने आदमी को ब्लीड कर रहा है, कहीं पर उसके नफ्स को ब्लीड कर रहा है, खूनी ट्रांजिशन से गुजार रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसमें इमेंस लव फॉर दैट पर्सन, बहुत प्यार करना चाहिए उसको, पैम्पर किया जाए, उसे प्यार किया लेकिन जाए। मोहब्बत एक्सप्लॉइट भी तो कराती है। कुछ लोग अटैक करते हैं मोहब्बत के नाम पर, खा रहे होते हैं बैठ के। मोहब्बत के साथ साथ होप और मैथमेटिकल ग्रोथ ये भी तो दिखाएगा ना वो। अगर एक आदमी एक जगह पर कंजेशन में है, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों का पॉडकास्ट चल रहा है, क्या हमें पता नहीं है कि तेरे पास अच्छा खासा ज्ञान है बांटने के लिए? नहीं, मेरे पास नहीं है। डोंट बी हम्बल हियर, है ना? यू कैन टॉक, आई नो हाउ मच यू टॉक, I know very well how good you can talk. Why are you allowing me
मतलब आपने ये स्टैंडर्ड सेट किया ना कि मैं इनको बोलने दूंगा, शेख को मैं पब्लिक के आगे आने दूंगा, ये एक आदमी को लिमिट करने के बराबर नहीं कि हम दोनों तो अगर हम दोनों ही बोलते रहेंगे तो ये तो क्योस बन जाएगा। ये नहीं हो सकता। ये सिस्टम नहीं है ना, ये अल्लाह का भी निज़ाम नहीं है। एक बोलेगा, एक उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन ट्रांजिशन के अंदर क्या हमारी ऑडियंस ने इस सारे एलिमेंट के साथ क्या ये पॉइंट स्टैब्लिश नहीं हुए कि भाई आई टॉक टू यू, यू टॉक टू मी। प्रिविलेज्ड। या तो कितने लोग हैं जो एक्सेस के ऊपर ही नाराजगियों का इजहार कर रहे होते हैं मिदरार टीम के ऊपर कि आपने तो मिलने के ऊपर ये किया हुआ है, मिलने में पैसे लगाए हुए हैं आपने, पता नहीं क्या क्या नहीं इल्जाम लगाते। अब देखा कितना प्रिविलेज्ड हूँ, हर वक्त बैठा हूँ शेख साहब के साथ। नहीं, अब ऐसी बात ना करें, डोंट ट्राई टू एक्ट हियर। द थिंग इज के प्लस मुश्किल होता है किसी को सुनना। डिड यू लर्न एनीथिंग इन 19th 20th पॉडकास्ट? वाज इट एक मजा आया बात करने का? इट वाज एंगल खुले बिल्कुल। अच्छा, अब इस इल्म के साथ खुद को भी तो बहुत कुछ आ गया ना। अभी कल ही मुझे स्नैन कह रहा है आप सारा कंटेंट दिए जा रहे हैं, जहां पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो 2-2 3-3 मिनट की सिर्फ क्लिप्स देता था और अब तो रील्स पे आ गया। वहां आप 1.5 घंटे का माल दे रहे हैं लोगों को, यू एक्सप्लेनिंग द ज्ञान दैट अल्लाह हैज गिवन यू इन योर एक्सपीरियंस। तो पॉइंट ये है, यू लर्नड, दे लर्नड, फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। प्लस यूर हैंडलिंग मी एज वेल। मतलब मेरे साथ भी तो मतलब इतने टेंजेंट्स खुल जाते हैं, तो चल कितनी लर्निंग हुई। अ डे वुड कम इन योर लाइफ व्हेन यू वुड बी सिटिंग हियर एंड समबडी इन द सिस्टम वुड बी इंटरव्यूइंग यू, और वो लोग कहेंगे इस बात को। हायरार्की में दम घुटने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? वो बंदा कह सकता है मैं भी घिस पिस के आया हूं, मैं भी एक ग्राइंड से आया हूं यहां तक। वो हम्बल कर सकता है लोगों को कि मैं डायरेक्ट नहीं बैठा यहां पर, पहले दिन मार्केट में आके मैंने अनाउंस नहीं कर दिया 1000 एकड़ की जमीन लॉन्च की। मैंने छोटे छोटे टाउन से काम किया, मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर आया हूं यहां पर। दिस हायरार्की गिव्स अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ अ पर्सन कि वो ग्राउंड से होके आया, वो ग्राइंड से होके आया, वो हॉरिजॉन्टली गुजर के आया किसी से। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन जिसको आप बिठा देंगे पर्ची पर और उसके ऊपर, ऑब्वियसली एक सिस्टम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। सही। सो समराइजिंग द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे रिश्तों में, चाहे किसी भी जगह पे हो, ब्लीडिंग विदाउट ग्रोथ, लव एंड लर्निंग, ये नहीं लिया जा सकता। यानी कोई ना कोई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ रही हो, या तो मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, ग्रोथ से, फाइनेंशियल्स से, या लर्निंग से, किसी भी तरीके की, कि थोड़ी बहुत भी सफोकेशन जो हो रही है इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत नहीं हैवी सफोकेशन, हायरार्की की वजह से, जैसे अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। देखिए हायरार्की में तो सफोकेशन है ही है। इस पॉइंट को भी कर दें कि भाई अगर मर्दों को कव्वाम बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं औरतें गुलाम है, वो एक हायरार्की है, और हायरार्की के अंदर मर्द मोहब्बत देगा, रिस्पेक्ट देगा, इज्जत देगा। हम आज बात करना चाहते थे इस पर कि एक आदमी जब अपनी गैरत का सौदा करता है तो वो किससे गुजरता है। लेकिन अल्लाह ने आज खैर का काम करा दिया कि हमने गुलामी और हायरार्की, इन दोनों का बड़ा तफरीक बता दिया। एक इंसान अगर किसी नज़्म ज़ब्त में रहने वाला होता है तो वो गुलाम नहीं है, वो अपर माइंडसेट है, बहुत हायर सुपीरियर साइकोलॉजी है, सिस्टमैटिक है, मैं किसी सिस्टम के अंदर चलने वाला आदमी हूँ। अब वो ठीक है, सिस्टम इस्लाम का होना चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट डिमांड। कुफर का भी अगर जो सिस्टम है, अब तो हायरार्की के अंदर भी बड़े आ गए हैं, जो है बहुत मिक्सेस आ गए हैं अब ज़्यादा। तो अगर एक होलोक्रेसी है, एक मतलब कि डिफरेंट हायरार्की, एक लेवल पे नहीं है, सब अलग अलग ग्रुप्स हैं उसके अंदर। तो बहरहाल दुनिया तो इसके ऊपर एडवांस कर रही है, बहुत एडवांस कर रही है। लेकिन अगर जो भी अगर सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर किसी के अंदर भी सफोकेशन हो रही है बिकॉज ऑफ बीइंग इन द सिस्टम, तो उसको मोहब्बत, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, फाइनेंशियल्स, लर्निंग, इसके साथ जो है आप इन्हें पर्क्स कहते हैं ना, पर्क्स कहते हैं। भाई हम आपको देखें ना, यही तो बोलते हैं कॉर्पोरेट स्लेवरी, तुम्हें पैसे दे रहा हूं मैं, पार्टी करो, ज्यादा मसला आ रहा है दुबई के ट्रिप मार के आओ, रहो तुम इधर ही। इसको देखें, अब देखें एक जंग थी, उसमें 17 साल के लड़के को आगे कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे टैंक्स जो उनको पीछे कर दिया। ये जाइंट्स पीछे कर दिए, एक 17 साल का बच्चा आगे कर दिया, उसामा बिन ज़ैद, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिवली डिमांड ये थी, उनका बाप शहीद किया हुआ था उन्होंने। तो हमें एक ऐसा अपफ्रंट अटैक चाहिए था उन पर जो ज्यादा टेक्निकलिटी में मच जाए, जज्बातियत से वही गोज फॉर इट। तो कहीं पे यहाँ पे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हायरार्की
हायरार्की की डेफिनेशन पता है क्या मेरे, एक सिस्टम की डेफिनेशन के द बेस्ट माइंड्स वर्किंग फॉर द पीपल इन द बेस्ट अल्टीमेट वे. बेस्ट माइंड्स, इट्स अ प्लूरल. एक आदमी की पावर और एक आदमी की जो एबिलिटी है उससे नहीं, मगर मुख्तलिफ इंसानों की एबिलिटी से अल्टीमेट बेनिफिट और लॉस को हैंडल किया जा रहा है. ये बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग है जो हमने याद है इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म किया था. और इसका टोल ये है कि इसमें नफ्स पर मजरू होगा, कहीं ना कहीं जर्ब चलेगी नफ्स के ऊपर कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको चला सकता हूं. ये नफ्स को ट्रेन करना पड़ता है. ये तरबियत की है अंबिया ने आके कि एक ऑर्डर और एक हायरार्की को फॉलो करना नबवी सुन्नत है. अतियुल्लाह व अतियु रसूल व उलिल अमरी मिनकुम. सही है. फ़इन तनाज़ातुम फी शैइन, अगर आपके बीच में किसी मसला हो जाए फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फिर अल्लाह रसूल एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए. उलुल अमर लाए ना यहां पर, अगरचे नफ्स पे भारी होगा. नबी की बात मानना गिरा नहीं होगा, वो भी नफ्स पे लोगों के कुछ भारी होगा कि भाई क्यों आज लोग मुनकर हदीस नहीं है. तो ये भी एक तरबियत है. और वो जो है उसमें जो खामोशी है वो भी सब्जेक्टिव है, लेकिन अल्टीमेट उसके अंदर कोई आउटकम नहीं है. उस गुलामी का कोई आउटकम नहीं है. उस कॉन्फिस्केशन का कोई आउटकम नहीं, और इस कॉन्फिस्केशन में ग्रोथ है. और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आप वो टोल ले सकते हैं कि आप अपनी खुद बनाएंगे पूरी सल्तनत, तो बनाइए, किसी नहीं रोक. मैं उसके टोल भी आपको बता दूं, हैवी टोल है आपका. वो तो आप बताते रहते हैं. हाँ, बहुत हैवी टोल है. अगर आपको शौक है, अल्लाह ताला ने आपको बाउंड नहीं किया, आप अलहदा रहना चाहते हैं, अगर आप अलहदा बनाना चाहते हैं तो आप देख लें. फिर अगर कुछ होगा तो हमने रोना नहीं है. फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है भाई, नहीं बस कदम बढ़ाओ. अगर आपके पास टोल ले सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी, आप लीजिए. अगर आप नहीं ले सकते तो कम से कम वो ले लीजिए उस रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए जो आपको सुकून दे दे और आप गुजार सकें बेहतरीन तरीके से इस जिंदगी. भाई या तो आप छेड़े नहीं ना. अगर आप लड़ नहीं सकते तो आपको फिर एक हिस्सा अपना जला देना चाहिए. आपने अगर, वो कहते हैं ना पंजाबी में, खोता ना बाहर रहेगा ना अंदर रहेगा, खोता खूचे लटके आदा है. इफ यू गोना हैंग द डोंकी इन द वेल एंड इट्स नॉट गोइंग इनसाइड और आउटसाइड, ये आपका 20 साल का ट्रॉमा बन जाएगा. या तो अगर आपने देख लिया है ना साल 2 साल की रिलेशनशिप के बाद कि भाई ये मैं कुदरत और अल्लाह पर छोड़ सकती हूँ, ये छोड़ सकता हूँ, ये मुझे नहीं लग रहा ये 8-10 साल के अंदर चेंज होगा, तो आप अपने आप को कंडीशन कर लेते हो यार मैंने इस शर के साथ इस तरह रहना है. सही है कि मैं यहां से खैर डाइल्यूट करके एब्जॉर्ब करता रहूंगा और इस शर को मैं डिफ्लेक्ट करता रहूंगा. ये होती है स्ट्रैटेजी एक गंदे सिस्टम में रहने की, कि मैंने इंगेज ही नहीं होना वहां पर, या मैं इतना % टैक्स दूंगा ताकि मेरा 70-60% सिक्योरली चल रहा है अगर यहां पर. मगर किसी दिन अगर वो ब्लीड करने आता भी है तो उसमें आपकी सेवियर टैक्टिक्स होनी चाहिए कि मैंने बचना किस तरीके से, कि मैं उसकी दाढ़ के नीचे नहीं हूं कभी. लेकिन अगर आप छेड़ते रहें, एक आदमी है वो एक बाप के अंदर खुश नहीं है, सही, और बार बार चैलेंज करता है बाप को, तो एक घर का बाप सबसे पहला उस पर क्या हमला करेगा, उसको इंसान बनाने, उसका फाइनेंस रोक देगा. अब फाइनेंस जब रुकेगा और पैसे रुकेंगे और आपका पूरा स्ट्रक्चर रुकेगा तो चीखें चलना ही नहीं. आप मजीद खराब को और खराब करने के लिए लड़ेंगे. नो, वो बाप है, आपको पता नहीं है. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हर जगह जो आप चाहते हैं वो खुली आपको, तो या तो शेख साहब घर छोड़ दे या फिर घर के अंदर रहते हुए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करेगा, ये ही चलेगा वहां पर. और अगर आप, तो ये गुलामी नहीं है, ये गुलामी नहीं है. कौन सी गुलामी नहीं? वो जो घर पे कह रहे चलो मैं चुप हो जाता हूं और मैं यहीं रहता हूं क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता. इसका मतलब है ना कि उसके नफ्स ने वो बोझ, वो मसल, एक आदमी का बाइसेप ही नहीं बना हुआ, डेल्टॉइड्स नहीं बने हुए, चेस्ट ही नहीं बना हुआ, एब्स ही नहीं बने हुए, तो वो गम मना रहा है इस चीज का कि मैं 100 किलो का डंबल नहीं उठा सका. रोज के कार्ब्स तूने नहीं छोड़े, रोज कंफर्ट लिया ना, रोज का कार्ब्स तू नहीं छोड़ सकता, रोज कंसिस्टेंटली तू एक्सरसाइज नहीं कर सकता, रोज के प्रोटीन तू नहीं खा सकता, रोज की शुगर तू नहीं छोड़ सकता, रोज की सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रिजी ड्रिंक्स तू नहीं छोड़ सकता, रोज जो है वो स्लीपिंग, अपना स्लीप पैटर्न ठीक नहीं कर सकता. एक डिसिप्लिन में लाना ही नहीं है अपने आप को. तो इस बात का क्यों हम मना रहा है कि भाई मैं 100 किलो का वो नहीं उठा सका,
या मेरा मसल डेवलप नहीं हो सका। सही है, जब जितना आप उठा सकते हो उठाओ। फिर आपके हक में अगर 5 किलो का ही डंबल आ रहा है तो आप खुशी खुशी गुजारो उसके साथ, टोल तो वो भी ले रहा होगा। डिमांड आपकी है 200 किलो की बेंच मारूं मैं चेस्ट पे बॉडी बिल्डिंग में, और काम मेरे ऐसे हैं कि मैंने प्रोटीन शेक भी नहीं लेना, मैं तो वही खाऊंगा जो जुबान के चस्कोरे हैं। आप एक सिस्टम में कहेंगे मैं आवाज भी उठाऊंगा और मैं अपने आप को उस मसल जिसके साथ वो आवाज की कैपेसिटी मिलती है वो नहीं बिल्ड करूंगा। So we can summarize that you are what decisions you took in your life. यू आर वॉट कन्वीनियंसेस यू टुक इन योर लाइफ। Okay. ये जुमला अच्छा है। डिसीजन पे आपने शुरू किया था, मैं एग्री नहीं करता। आप वही हो जो आपने कंफर्ट जोन लिया। जितना स्ट्रेस आप बर्दाश्त कर सकते हो उतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह आपको तोहफे में देगा। जितना मसल आप एग्जर्ट करोगे उतना मसल आपका खूबसूरत भी लगेगा, उतनी पावर भी आपको। जितनी कंफर्ट जोन आप लेंगे तो फिर उस पर शिकायत नहीं बनती आपकी कि आप ले चुके हैं कंफर्ट जोन। जिसको इस मुल्क के लिहाज से भी अगर आपको कोई कंप्लेन्स भी है ना, तो आप ये समझ लें कि आप कहीं और जाएंगे तो वो वहां पे एक अलग पर्क्स हैं, फिर वहां पे एक अलग स्ट्रक्चर अलग है, वहां पे तो फिर क्वीन को एलिजेंस देनी पड़ेगी ना आपको। तो ये आपके ईमान के ऊपर भी आ जाएगी बात भाई, कि आपको तो एलिजेंस जो है वो सिर्फ एक इस्लामी नुमाइंदा को देनी चाहिए थी एज अ मुस्लिम। इंशाल्लाह अपने बात घुमा दें, बट आई थिंक तो हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन अगर अपनी लाइफ के छोटे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स पर भी बात करें और पॉलिटिकल लेवल पर ना भी जाएं, ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि जो ग्रोथ और जो एक लर्निंग अकेले चलने वाले रास्ते पे होगी वो कभी भी एक स्ट्रक्चर के साथ नहीं होगी। वो अकेला स्ट्रक्चर बना दे, उसमें उसकी और ग्रोथ होगी। अच्छा एक बात सुने, ये भी तो टोल है ना, आप अकेले चले उधर भी आपने अथॉरिटी डेलीगेट करनी है। अगर यहां पर आपने अपना राइट डेलीगेट करना है, हक डेलीगेट करना है, तो आगे आपने अपनी पावर डेलीगेट करनी है। टोल तो वहां भी है। अगर आप कहते हैं भाई मैं किसी सिस्टम के अंदर सर झुका के नहीं रह सकता, तो आप जब पावर में आएंगे तो आपने भी तो आगे लोगों के सर उठाने हैं, तो उधर भी पावर डेलीगेट, उसको ग्रो करते हुए कैसे फिर आप बर्दाश्त करेंगे? यही तो असल पावर की निशानी है कि वो अपने ऊपर और लोगों को खड़ा करता है। टोल तो वहां पर भी है। सो इट्स द चॉइस यू नीड टू नो कि अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप ही रखनी है सारी जिंदगी, तो फिर वो स्केल उतना ही रहेगा, चाहे वो फिर ग्रोथ ना होने का टोल होगा। ग्रोथ जो है वो लोगों के साथ होती है। वो आप ऊपर रह के ग्रोथ करना चाहते हैं, नीचे रह के ग्रो करना चाहते हैं, वो फैसला आपका है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ज्यादतियां, जुल्म, सितम, जबर और कॉन्फिस्केशंस और वो कंटामिनेशन और वो कंजेशन के अंदर भी मैं नहीं सर उठाना चाहता, वो कन्वीनियंस लेके मैं रहूंगा, तो फिर आप अपनी गैरत का कत्ल कर दें। कल को आपकी इंसानी गैरत, जो अरबी का वर्ड है अलगैरा, तंग करे आपको, तो उसका गला घोंटना आना चाहिए आपको जी। कंप्लेन नहीं करें, साइलेंट मोड पर डाल दें। यहां पे आप उस गैरत के तहत एक्ट कर रहे हो, सही है, और अमल आपका जो है वो 5 किलो उठाने वाला नहीं है और डिमांड आपकी 200 किलो की है। ये फसाद है। ये भी मसला हमारी कौम में ज्यादा है, मतलब कि शौक बड़े हैं, मेहनत कम है, ख्वाब बड़े हैं, काम कुछ नहीं हो सकता। बारकल्लाहु फीक।